My most sincere greetings to everyone who is watching this video. I am Deepmala Sharma, lecturer in English with Department of School Education, Haryana. Today, we are not just going to discuss but ponder over such an issue which has caught the attention of the entire humanity since the last few decades, as it is related to its own survival, its own existence. Yes, the very title of the chapter makes it clear. Journey to the end of the earth. Obviously, journey to the end of the earth, this very title signifies the fact that is our earth heading towards its end? Is all humanity going to die? Are we all going to perish? It sounds terrible, but unfortunately, the answer is yes. Present chapter under discussion is for class 12 students from their book Vistas. Title Journey to the End of the Earth, written by a famous writer, dancer and journalist तिशानी दोशी. चाहे ये चैप्टर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन इसमें उठाए गए इश्यूज पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जरूरी हैं, पूरी मानव जाति के लिए जरूरी हैं, क्योंकि यहाँ सवाल है इनकी एग्जिस्टेंस का, इनके अस्तित्व का. कैसे? आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाती हूँ. अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं, आपने ये वर्ल्ड का मैप तो देखा ही होगा जहां हम रह रहे हैं. यदि मैं आपसे कहूं कि आप भारत को इसमें लोकेट कीजिए या दुनिया के किसी और महाद्वीप को इस पे लोकेट कीजिए, तो आप आसानी से लोकेट कर दोगे, राइट? तो यदि मैं आपसे ये कहूं कि जहां ये जो महाद्वीप हैं, ये जो देश हैं, जो भी सिटीज हैं, ये सब आज जहां पर हैं, करोड़ों साल पहले ये यहाँ पर नहीं थे. ये दरअसल एक ही लैंडमास का हिस्सा थे. तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं ना. लेकिन ये सच है. आज से करोड़ों वर्ष पहले आप ये मानिए कि ये सभी जो महाद्वीप हैं, देश हैं, जिन्हें आज हम जगह जगह पर जानते हैं, इनकी अलग अलग ज्योग्राफिकल पोजीशंस को हम पहचानते हैं, ये सब एक ही लैंडमास का हिस्सा थे जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था. लेकिन जैसा कि आपको पता है, अर्थ के नीचे का जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, और साथ के साथ जो है जो अर्थ के नीचे जो रॉक्स हैं वो उस हाई टेम्परेचर की वजह से मॉल्टन या सेमी मॉल्टन फॉर्म में होती हैं, पिघली हुई अवस्था या अर्ध पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं. तो इसकी वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की, वो मूव करने लग जाती हैं. और ये मूवमेंट जो है ये लगातार चलती रहती है. ये मूवमेंट हालांकि बहुत स्लो होती है लेकिन एकदम कंटिन्यूअस होती है. ये मूवमेंट इस समय भी चल रही है, ये मूवमेंट उस समय भी चल रही थी. ओके, तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा कि जो अर्थ पर डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, या तो वो प्लेट्स अलग अलग जगह पर हैं, एक दूसरे की ओर आएंगी, या वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी. तो इफ दे कम क्लोजर टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, एंड इफ दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. और इसी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की प्रोसेस की वजह से ये जो पेंजिया था ये पहले दो भागों में बटा, जिसमें अगर हम मान लीजिए अर्थ को दो भागों में डिवाइड करें, नॉर्थ और साउथ, तो नॉर्थ वाले पोर्शन को बोला जाता था अंगारा लैंड और साउथ में था गोंडवाना लैंड. हमारा देश भारत गोंडवाना लैंड का ही एक पार्ट था जो कि साउथ में था. किसके साउथ की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं पूरी अर्थ के साउथ की, राइट? और वहां पर एंटार्क्टिक भी था, भारत भी था, गोंडवाना लैंड वहीं था. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर से मूवमेंट शुरू हुई और इस समय कन्वर्जेंस हुई अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में. दे केम क्लोजर टू ईच अदर, और फिर उनके बीच एक समय ऐसा आया कि जब वो कोलाइड कर गए. और आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां पर उनका कोलिजन हुआ, जहां पर वो दोनों टकराए एक दूसरे से, तो इसकी वजह से जो परतें थी वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गई, और वो जगह थी आज का प्रेजेंट हिमालय, या हम कह सकते हैं कि उस समय वहां पर टेथिस नाम का एक सागर होता था, समुद्र होता था. उस जगह पर इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में. इस तरह से हिमालयास फॉर्म हुए, इस तरह से इंडिया फॉर्म हुआ, और इस तरह से वी रीच्ड द प्रेजेंट डे वर्ल्ड. आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, और इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार आप ये वीडियो क्लिप देखिए.
तो इस क्लिप को देखने के बाद अब आप सोच सकते हो कि हमारा वर्ल्ड पहले ऐसा नहीं था जैसा अब दिखता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो संसार है ये आगे भी ऐसा नहीं रहेगा जैसा कि अब है। अब इसी बात को कन्वे करता है, इसी बात को डिपिक्ट करता है हमारा प्रेजेंट चैप्टर अंडर डिस्कशन, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी। ये चैप्टर दरअसल एक ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग यानी यात्रा वृत्तांत। इसमें तिशानी दोशी ट्रैवल कर रही हैं, जर्नी कर रही हैं, यात्रा कर रही हैं। कहाँ जा रही हैं? टू द एंड ऑफ द अर्थ, यही तो लिखा है। यहाँ एंड ऑफ द अर्थ दरअसल सिंबॉलिक है। इट रेफर्स टू द एंड ऑफ द अर्थ सिंबॉलिकली एज वेल एज जियोग्राफिकली। सिंबॉलिकली तो मैंने आपको अभी बताया ही था कि एंटायर ह्यूमैनिटी इज गोइंग टू पेरिश बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। और जोग्राफिकली शी रेफर्स टू द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द अर्थ, दैट इज द एंटार्क्टिक, विच इज द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द अर्थ। तो राइटर तिशानी दोशी एंटार्क्टिक जा रही हैं और अपने वहाँ के एक्सपीरियंस को उन्होंने इस चैप्टर में लिखा है, राइट? शी स्टार्ट्स द चैप्टर लाइक दिस, सी, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctic is the place to go. Bon voyage. कि अगर आप हमारी प्लैनेट अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो तो सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहां आपको जाना चाहिए? यस, एंटार्क्टिक इज द प्लेस टू गो। बॉन वॉयज वैसे आपको पता ही होगा, ये एक फ्रेंच फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि जब भी हम किसी को बेस्ट विशेस देते हैं फॉर हिज और हर गुड जर्नी, राइट? तो ऑथर कहना चाहती हैं कि अगर आपको हमारी अर्थ के बारे में जानना है कि पुराने समय में क्या था, इस समय क्या चल रहा है और आगे फ्यूचर में क्या होगा, तो यू हैव टू गो टू एंटार्क्टिक। नाउ सी द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड अ रशियन रिसर्च वेसल, the academic Shukelski, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctic. My journey began 13.09 degrees north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres. So Tishani Doshi, who is the writer as well as the narrator of the chapter, एक रशियन रिसर्च वेसल में जिसका नाम था एकेडमिक शुकेल्स्की में बोर्ड करती हैं एंड शी इज गोइंग टू द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एंटार्क्टिक। वो अपनी जर्नी मेड्रॉस से स्टार्ट कर रही हैं जो कि इक्वेटर के 13.09 डिग्रीज नॉर्थ में है, यानी मेड्रॉस 13.09 डिग्री लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है एंड शी इज गोइंग टू एंटार्क्टिक which is situated at the south pole, means almost 90 degree south latitude, right? अब latitudes क्या होते हैं पहले तो आप ये समझिए। वैसे तो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि these are imaginary lines, they are 118 नंबर। इक्वेटर जो कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो भागों में, नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है, ओके? दैट इज कॉल्ड 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये सबसे लंबी इक्वेटर है, ओके? सबसे लंबा लैटिट्यूड है और उसके नॉर्थ में 90 और इसी तरह से उसके साउथ में भी 90, यानी कि एक डिग्री के गैप पर 90 लैटिट्यूड्स हैं, ओके? नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो इस तरह से टोटल 180 लैटिट्यूड्स हैं। तो ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइन है। दरअसल ये जो लाइंस हैं ये एक्चुअली हमारी अर्थ पर नहीं है, लेकिन हमने ये अपनी इमेजिनेशन में बना रखी हैं। जैसे मान लीजिए अर्थ को मेजर करने के हिसाब से, अर्थ के जो डिफरेंट प्लेसेस हैं उनके मेजरमेंट के हिसाब से कि कहाँ पर हमारे ये जो डिफरेंट प्लेसेस हैं इनको हम किस तरह से मेजर करेंगे। आप अगर ग्लोब को देखोगे तो यू विल सी दीज लाइन्स देयर। तो तिशानी दोशी सेज कि शी क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स। फाइन। तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है दरअसल बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में ये पूछा गया था, ओके? और इसमें दरअसल ये पूछा हुआ था कि कितना, हाउ लॉन्ग मतलब तिशानी दोशी टेक टू कवर हर जर्नी टू द एंटार्क्टिक। तो इसमें आप ये देखिए कि 100 आवर्स उसको ये सब जो है कंप्लीट करने में लगे, ओके? 100 आवर्स लगे और 100 आवर्स में उन्होंने
9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स, इन सबको कवर अप किया। इस दौरान शी ट्रेवल्ड बाय अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। अब देखिए, जैसे ये क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में पूछा गया है। अब क्या है कि कई बार विस्टास में से आपको पता है कि 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस भी पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए मैंने इनको अंडरलाइन किया है कि जैसे मान लीजिए ये पूछा जा सकता है कि जो रशियन रिसर्च वेसल था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अकेडमिक शोकेल्स्की उसका नाम था। कैसे कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, वो सब अंडरलाइन है ही, मैंने आपको समझा दिया है। Now, she describes कि Antarctic is the coldest, driest and windiest continent in the world. Coldest किस लिए? Coldest इसलिए क्योंकि it is located at the south pole of our earth. तो वहाँ सन की जो रेज हैं वो अच्छे से नहीं पहुँच पाती. It does not get proper sunlight and heat, right? And hence remains cold. इसलिए यहाँ अर्थ की टोटल आइस का 90% आइस जो है वो स्टोर्ड है. ड्राइएस्ट कैसे? ड्राइएस्ट इसलिए कि वहाँ मॉइस्चर नहीं है, ओके, या हम कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बहुत ही लो है, बिल्कुल भी ह्यूमिड नहीं है ये एंटार्क्टिक। इट इज़ क्वाइट ड्राई, यहाँ तक कि इतना ड्राइनेस है यहाँ पे, इतनी कम ह्यूमिडिटी मीन्स ऑलमोस्ट नो के बराबर है ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर की जो स्नो और आइस है वो यहाँ पर इकट्ठी भी नहीं हो पाती है, एक्यूमुलेट भी नहीं हो पाती, तो वो एक डस्ट की तरह से जो है बस चारों ओर फैली रहती है, और इसलिए इसको क्या बोला है? ड्राइएस्ट। कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट। विंडिएस्ट कैसे है समझिए। तो विंडिएस्ट इसलिए है क्योंकि वहाँ 200 माइल्स पर आवर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, और तिशाने दोषी ऐसे ही एंटार्क्टिक में जा रही हैं। अब इससे पहले कि मैं फर्दर जो है चैप्टर के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करूं, मैं एक बार बता दूं कि वो उनका वहाँ जाने का पर्पस क्या है, कैसे जा रही हैं वो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि शी हैज़ ऑलरेडी बोर्डेड इन अ रशियन रिसर्च वेसल नेम्ड अकेडमिक शोकेल्स्की। तो किसके साथ जा रही हैं, क्या पर्पस है, पहले ये समझ लेते हैं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वहाँ जाने का, ये एक मिशन है जो स्टार्ट किया है जॉफ ग्रीन नाम के एक पर्सन ने। पहले वो इस तरह से रिच और रिटायर्ड सेलिब्रिटीज़ को एंटार्क्टिक दिखाने घुमाने ले जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने स्टूडेंट्स ऑन आइस ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। ओके, अंडर दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस he started taking high school students there and provided inspiring educational opportunities which will help them to encourage in developing a new understanding and respect for our planet. दरअसल जॉफ ग्रीन का ऐसा मानना है कि आज के स्टूडेंट्स ही फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स हैं। एंटार्क्टिक में जाकर दे कैन फील कि ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, जो खतरा है, दैट इज रियल, और किस तरह से ये ग्लोबल थ्रेट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। सो ही ऑफर्स स्टूडेंट्स हु आर आवर फ्यूचर जनरेशंस अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, लर्न and most importantly act, and can help in saving the earth from ecological dangers and effects of global warming. और वैसे भी ग्लोबल वार्मिंग का ये जो इशू है, क्लाइमेट चेंज की ये जो बात हम करते हैं अपने जोन में बैठकर, अपने लैटिट्यूड पर, अपनी अपनी प्लेसेस पर बैठकर जो हम डिस्कस करते हैं कि जी पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि अर्थ की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ओके, दे आर रीचिंग अर्थ, अल्ट्रावायलेट रेज, यू नो। सिर्फ डिस्कशन ही इनफ नहीं है। अगर ये बच्चे एंटार्क्टिक जाएंगे तो इन सब का वहाँ पर क्या असर हो रहा है इसे देख पाएंगे, इसे महसूस कर पाएंगे, और फिर वहाँ से वापस आकर फ्यूचर में जब वो देश के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, वर्ल्ड के लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे, तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम पॉल्यूशन हो, ताकि प्लैनेट अर्थ को बचाया जा सके, ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाया जा सके। तो ये उद्देश्य है स्टूडेंट्स ऑन आइस इस प्रोग्राम का। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि इफ वी वांट टू नो अर्थ्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तो एंटार्क्टिक ही क्यों जाना है? व्हाई एंटार्क्टिक इज द प्लेस टू गो?
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है और प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के पेपर्स हैं उसमें भी एक क्वेश्चन रिपीटेडली पूछा गया है। ओके, तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता रहा है, तो इसका आंसर आप समझेंगे। एक्चुअली तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी क्वेश्चन के चारों रिवॉल्व करता है। तो चलिए समझते हैं। एंटार्क्टिक इज द प्लेस टू गो इफ यू वांट टू नो and understand the Earth's past, present and future because the world's geological history is trapped in Antarctica। और ये डिटेल मैंने आपको चैप्टर की इंट्रोडक्शन में दी थी, ओके, कि किस तरह से एंटार्क्टिक और इंडिया कभी एक ही लैंडमास का पार्ट हुआ करते थे, राइट। अब से 650 मिलियन ईयर्स अगो जब ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन ग्लोबल सीन, तब डायनासोर्स हुआ करते थे। फिर 500 मिलियन ईयर्स के बाद गोंडवाना का बनना स्टार्ट हुआ और डायनासोर्स खत्म हो गए और फिर बने ये अलग अलग देश। वो मैप जिसे हमने पढ़ा है, वो अर्थ जिस पर हम सब रहते हैं। तो एक कारण तो ये हो गया कि एंटार्क्टिक में ही जियोलॉजिकल हिस्ट्री जो है वो ट्रैप्ड है, मीन्स एंटार्क्टिक जियोलॉजिकल हिस्ट्री का एक पार्ट है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि इट होल्ड्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर ऑफ आइस। तो कार्बन रिकॉर्ड्स यहाँ अवेलेबल हैं और वो भी एकदम प्रिस्टाइन वे में, यानी इट इज़ अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड बाय ह्यूमंस। Antarctic is the only place in the world which has never sustained a human population, जो कि वहाँ कभी भी इंसान रहे ही नहीं। रीज़न आपको पता ही है कि इट इज़ टू कोल्ड, विंडी एंड ड्राई, राइट। तो ये जगह ऐसी की ऐसी है, ये जगह रहने लायक है ही नहीं इंसानों के, ओके, एकदम अनएक्सप्लोर्ड। तो वहाँ जो कुछ भी होगा वो एकदम रियल फिनोमिना होगा, एकदम साइलेंस है वहाँ। जो ये हमारा वर्ल्ड है, ये ट्रीज, बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग्स हम यहाँ देखते हैं हमारे वर्ल्ड में, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। साल के आधे मंथ्स वहाँ दिन होता है और बाकी के आधे मंथ्स वहाँ पे नाइट होती है, राइट। सारा का सारा टाइम साइलेंस ही साइलेंस, ओके। लेकिन वो साइलेंस कभी कभार टूट जाता है। किस वजह से? देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या होता है, समझिए। अब ये तो आप जानते ही हैं कि हम सब ह्यूमन बींग्स लगातार पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है और इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की ग्रोइंग नीड्स की वजह से लगातार पोल्यूशन बढ़ रहा है। हम डिफॉरेस्टेशन की ओर जा रहे हैं और इस तरह से कुल मिला के जो हमारी कंडीशन है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट। लेकिन यानी कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, ग्लोबल वार्मिंग आप समझते ही होंगे मेरे ख्याल से, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग पोल्यूशन जो अर्थ का टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब इस बढ़ते हुए टेम्परेचर से क्या हो रहा है? इस बढ़ते हुए टेम्परेचर का असर जो है वो बेसिकली डायरेक्टली हम एंटार्क्टिक में देख सकते हैं। यहाँ 1 डिग्री का भी इंक्रीज अगर टेम्परेचर में होता है तो दैट कैन बी फेल्ट देयर इजीली। जब बड़ी सी आइस शीट यानी बर्फ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा टेम्परेचर के इंक्रीज होने से टूटता है। टेम्परेचर कहाँ इंक्रीज हो रहा है? हम बैठे हैं हमारे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर, पॉल्यूशन क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन उसका जो असर है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? उस साउथ पोल पे 90 डिग्री साउथ, ओके, लैटिट्यूड पर। इसे हम एवलांच या हिंदी में हम कह सकते हैं कि हिमस्खलन भी बोलते हैं। तो कितना बड़ा टुकड़ा आप सोच सकते हो कि टूटता होगा हमारी अर्थ पर? आप सोच कर देखिए कितना बड़ा टुकड़ा वो हो सकता है। दरअसल ये जो पोर्शन है ये आप ये मानकर चलिए कि जैसे हमारी अर्थ के ऊपर जितना बड़ा कोई देश हो सकता है, इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा वो हो सकता है, वो वहाँ पर टूटेगा, राइट। तो अब आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा देश जो है हमारी अर्थ के ऊपर, और इतना बड़ा आइस शीट, आइस का टुकड़ा जो है वो जब वहाँ पर टूटेगा तो कितना शोर होगा, वहाँ का जो साइलेंस है वो कितना इंटरप्ट होगा। तो इसी डर को महसूस करने के लिए वी नीड टू गो टू एंटार्क्टिक, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब तक हमने जो इसके रीजंस डिस्कस किए हैं मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने फर्स्ट पॉइंट तो ये पढ़ा था कि एंटार्क्टिक जाना इसलिए ज़रूरी है अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने के लिए क्योंकि इसमें जो है ना ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो ट्रैप्ड है, राइट। फिर उसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट किया कि इसका जो है ना कार्बन रिकॉर्ड जो है इसका बहुत ज़्यादा है। हमारे पास 500,000 ईयर ओल्ड जो कार्बन है वो हमें एंटार्क्टिक में ही मिलता है। प्लस
ये जो प्लेस है ये अब तक यहाँ तक ह्यूमंस नहीं पहुंचे हैं, अनएक्सप्लोर्ड है, तो ये ऐसी की ऐसी है। करोड़ों साल पहले जैसा था एंटार्क्टिक, आज भी वैसा ही है। और यदि मान लीजिए हम रियल थ्रेट को महसूस करना चाहते हैं पॉल्यूशन की वजह से या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो भी हमें कहाँ पर जाना होगा, तो भी हमें जाना होगा एंटार्क्टिक। ओके, ताकि जो बात हम बुक्स में पढ़ते आ रहे हैं, अखबारों में पढ़ते आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज में, सेमिनार्स में सबके मुंह से सुनते आ रहे हैं कि किस तरह से ध्रुवों पर बर्फ पिघलेगी और धरती जलमग्न हो जाएगी और सारी मानव सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो इस डर को हम वहां जाकर फील कर सकें। नेक्स्ट, द ऑथर सेज कि एंटार्क्टिक में एकदम सिंपल इकोसिस्टम है। ओके, तो इसलिए वहाँ एनवायरनमेंट में अगर छोटा सा भी चेंज आता है तो उसका बहुत बड़ा रिपरकशन यानी कि असर देखने को मिलता है। इसे बताने के लिए ऑथर फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल देती हैं। ये एक तरह की स्मॉल सी ग्रास होती है जो कि एंटायर सदर्न ओशन की फूड चेन को सस्टेन करती है। ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स, ओके, फाइटोप्लैंक्टन, दिस इज द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आप ध्यान से समझिए इस चीज को कि एक छोटी सी समुद्री घास होती है फाइटोप्लैंक्टन, और क्या करती है कि एंटायर सदर्न ओशन की फूड चेन को सस्टेन करती है। ये सिंगल सेल्ड प्लांट्स सन की एनर्जी लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन बनाते हैं, राइट, जिसे हम फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि अगर ओजोन लेयर में और फर्दर और ज़्यादा डिप्लीशन होगा तो फोटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ हैं, फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज हैं वो इससे बुरी तरह से प्रभावित होंगी, राइट, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। तो जब उस एरिया के सारे एनिमल्स और बर्ड्स की लाइफ खतरे में आ जाएगी, तब आप सोच सकते हो कि इससे पूरा ग्लोबल कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। वैसे भी आपने अपनी जूनियर क्लासेस में फूड चेन के बारे में या इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें यही बताया जाता था कि किस तरह से पेड़ पौधों से लेकर एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कैसे ये कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक कड़ी के डिस्टर्ब होने से पूरी की पूरी चेन बिगड़ जाएगी, पूरी की पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ऑथर कन्वे करना चाहती हैं। I want you to mark these words कि take care of the small things and the big things will fall into place। मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है स्लाइड पर आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, तो बड़ी बातें, बड़ी चीज़ें अपने आप ही सही होती चली जाएंगी। और इसका एग्जाम्पल जो ऑथर ने यहाँ पर दिया है वो फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक स्मॉल सी ग्रास है। अगर ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है और जो हार्मफुल सनरेज हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो इसकी वजह से पूरा का पूरा जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। नाउ फाइनली the author concludes the chapter by sharing with us the most thrilling experience of the visit, walk on the ocean. They were actually 52 persons. तो जिस शिप में वो थे एकेडमिक शुकेल्स्की, वो एक पेनिनसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में फंस गया, राइट। सो दे क्लाइम डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉक्ड ऑन द ओशन। वो एक आइस पैक पर जो कि 1 मीटर थिक था, ओके, आइस पैक आप समझ सकते हो कि एक बर्फ का एक पीस था, ओके, मास था, और वो 1 मीटर थिक था। उसके ऊपर वो लोग पैदल चल रहे थे क्योंकि उनका जो शिप था वो बीच में कहीं फंस गया था, टेडपोल आइलैंड और पेनिनसुला के बीच में फंस गया था। 52 लोग थे वो जो एकेडमिक शुकेल्स्की पर थे। दे वर वॉकिंग ऑन द ओशन, और वहाँ चलते चलते दे वर एंजॉइंग द ब्यूटी एंड सेरेनिटी ऑफ दैट आइलैंड, वी कैन से, और वी कैन से दैट प्लेस एंटार्क्टिक। तो वो उस 1 मीटर थिक आइस पैक पर चल रहे थे और उनके नीचे 180 meters of living, breathing salt water था। They saw seals there and what not. Overall, the narrator was mesmerized. She was mesmerized. She was wondering what not about the beauty of the place. Now, this is how Tishani Doshi ends her journey. But for us, it should not be. Rather, it must not be the end of this discussion, क्योंकि इशू जो है ये क्लाइमेट चेंज का या ग्लोबल वार्मिंग का, ये सच में हम सभी के लिए अलार्मिंग है। अब आप देख लीजिए एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, ओके।
वैसे तो वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल इन आर एक्सप्लेनेशन, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार रीड कर देती हूँ मेन पॉइंट्स, फिर से हम एक बार ध्यान कर लेते हैं. सी फर्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिक. हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस. तो ये जो वर्ल्ड की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है दैट इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिक, किस तरह से इस क्षेत्र की जो स्टडी है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकती है. ओके तो आप ये देखिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ट्रैप्ड है एंटार्क्टिक में, ये मैंने आपको क्लियर किया था पॉइंट जब मैंने आपको ये बताया था कि करोड़ों साल पहले ऑलमोस्ट 650 मिलियन ईयर्स बिफोर एंटार्क्टिक और बाकी जैसे मान लीजिए हमारा देश भी लगा लीजिए आप इंडिया, ओके ये एक ही लैंडमास का पार्ट थे, दैट वाज गोंडवाना लैंड. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे क्या हुआ कि गोंडवाना लैंड जो है वो नॉर्थ की ओर खिसकता चला गया, नॉर्थ में अंगारा लैंड था वो साउथ की ओर बढ़ता चला गया और दोनों का कोलिजन हुआ. ओके कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स ऐसी थी जो कन्वर्ज हुई, मीन्स एक दूसरे के नज़दीक आई, कुछ ऐसी थी जो डाइवर्ज हुई एक दूसरे से दूर गई और इस तरह से हम पहुंचे हैं इस प्रेजेंट वर्ल्ड पर. लेकिन एंटार्क्टिक जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ऑलमोस्ट जो उसकी लोकेशन इस समय है वो अब भी वहीं पर ही है और इसलिए जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है दैट इज ट्रैप्ड इन दिस रीजन. फाइन. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. What are Geoff Green's reasons for including high school students in the Students on Ice expedition? तो क्या रीज़न है जॉफ ग्रीन का कि उन्होंने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया अपने स्टूडेंट्स ऑन आइस एक्सपीडिशन में, कि क्यों लेकर जाते हैं जॉफ ग्रीन स्टूडेंट्स को एंटार्क्टिक दिखाने के लिए. तो ये मैंने आपको बताया ही था कि जॉफ ग्रीन ऐसा मानते हैं कि एंटार्क्टिक में जाकर ही जो स्टूडेंट्स हैं वो ये फील कर पाएंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग या पोल्यूशन हम यहाँ अर्थ पर क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो इफेक्ट है वो डायरेक्ट इफेक्ट वहाँ पर वो देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे. और सबसे बड़ी चीज़ उनका ये मानना है कि आज के जो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल स्टूडेंट्स, ये ही आगे चलकर फ्यूचर के पॉलिसी मेकर्स बनेंगे. राइट तो वो आगे ऐसे डिसीजंस ले पाएंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना पाएंगे जिसमें कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो. फाइन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. Take care of the small things and the big things will take care of themselves. What is the relevance of this statement in context of the Antarctic environment? Take care of the small things and the big things will take care of themselves. ये मेटाफर मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है तो बड़ी बातें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी. राइट तो इसकी क्या रेलेवेंस है ये बताना है कि क्या संबंध है इस स्टेटमेंट का एंटार्क्टिक के एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में. तो एंटार्क्टिक के एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो तिशानी दोशी ने बताया है कि वहाँ का जो इकोस्फीयर है, बायोस्फीयर है, वो बिल्कुल सिंपल है. तो वहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल सी ग्रास का रेफरेंस यहाँ पर दिया था तिशानी दोशी ने, फाइटोप्लैंक्टन. जी हाँ, आपने यहाँ फाइटोप्लैंक्टन के बारे में ही बताना है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एंटार्क्टिक के एंटायर मरीन लाइफ के लिए. ओके तो मरीन लाइफ का मतलब आप समझते हो समुद्री जीवन. ओके तो समुद्र में जो भी जानवर पाए जाते हैं दैट इज मरीन लाइफ. और वो अपनी ऑक्सीजन कहाँ से ले पा रहे हैं? वो ऑक्सीजन ले पा रहे हैं क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन जो है वो जब फोटोसिंथेसिस करती है, मीन्स अपने लिए जब ये फूड बनाती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उस मरीन लाइफ ने, उन सी एनिमल्स ने जो रिलीज़ की है उसे यूज़ करती है, प्लस सनलाइट लेती है और फिर वो रिलीज़ करती है ऑक्सीजन, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अच्छे से समझ रखा है. तो वो ऑक्सीजन ज़रूरी है उस मरीन लाइफ के लिए. राइट तो अगर हम लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. क्यों डिप्लीट हो रही है? अगेन द रीजन इज अस, पोल्यूशन. ओके तो पोल्यूशन की वजह से जो ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है उसके डिप्लीशन की वजह से फाइटोप्लैंक्टन खत्म हो सकती है. ओके अगर ये खत्म हो जाएगी तो पूरी की पूरी मरीन लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी और इस तरह से पूरा जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी अफेक्ट होगा. तो ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर. तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखने की जरूरत है, बड़ी चीज़ें अपने आप ही सेट होती चली जाती हैं. हाँ. Fourth question, why is Antarctic the place to go to understand the Earth's present, past and future? अब ये तो क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया ही था. आपको ध्यान होगा कि एंटार्क्टिक ही क्यों जाना है अगर हमें जैसे मान लीजिए अर्थ के प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को समझना है तो ये मैंने आपको बताया था कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री यहाँ पर ट्रैप्ड है. राइट कार्बन रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ में मैंने आपको बताया था कि एकदम प्रिस्टाइन प्लेस है. यहाँ पे अब तक ह्यूमन बींग्स नहीं जा पाए हैं, एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं. और फिर फाइनली हम ये पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर आपको रियल थ्रेट को महसूस करना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कुछ भी जो इसका जो रियल थ्रेट है, खतरा है, वो कहाँ पर जाकर आप महसूस कर सकते हो? जी हाँ, एंटार्क्टिक में. नाउ
I have for you some previous year's board questions also based on this chapter. देखिए, after listening and understanding to my explanation, क्या आप इन्हें आंसर कर पा रहे हैं? देखिए, ये सब पूरे मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं और पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल कराए हैं. आप इन्हें पढ़िए, समझिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का. देखिए, मैं आपके लिए हेल्प करती हूँ. हाउ लॉन्ग वॉज तिशानी दोशीज जर्नी टू एंटार्क्टिक? याद आया आपको कि कितना टाइम लगा था तिशानी दोशी को अपनी जर्नी कंप्लीट करने में? थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएगा. जी हाँ, बिल्कुल सही, 100 आवर्स बाय अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप. ओके, 100 आवर्स लगे. फिर वो जो हमने पॉइंट बताया था कि 9 टाइम जोन्स, ओके, 6 चेक पॉइंट्स, और वो सारी जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फीयर्स. ओके, आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हो. फिर इसके बाद देखिए, व्हाट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट को स्टडी करने के लिए बेस्ट प्लेस कौन सी है? बताइए, कौन सी है बेस्ट प्लेस? जी हाँ, एंटार्क्टिक इज द प्लेस टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. तो ये मैंने साथ में मेंशन किया है. मार्च 2020 सेट ए, मार्च 2017 सेट ए, 2 सेट्स में देखिए 2 बार पूछा जा चुका है पिछले 4 सालों में ये क्वेश्चन. हाउ लॉन्ग वाज तिशानी दोशीज जर्नी टू एंटार्क्टिक? फिर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में स्टडी करने के लिए कहाँ जाना है हमें? एंटार्क्टिक जाना है. ये भी मार्च 2020 सेट बी में पूछा गया क्वेश्चन है. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन सी, द वर्ल्ड्स जियोग्राफिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्क्टिक. हाउ? मार्च 2018 सेट सी में ये क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, कि वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो एंटार्क्टिक में कैसे ट्रैप्ड है. ये मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है. आप वही रेफरेंस देंगे 650 मिलियन ईयर्स अगो, जब गोंडवाना और एंटार्क्टिक एक ही उसका पार्ट थे. ओके, गोंडवाना और एंटार्क्टिक सेम, प्लस इंडिया भी हमारा वहीं पर ही था. ओके, लेकिन फिर उसके बाद कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस प्रेजेंट पोजिशन ऑफ वर्ल्ड पर आए हैं, राइट. लेकिन एंटार्क्टिक अभी वहीं की वहीं है, प्रिस्टाइन है, अनएक्सप्लोर्ड है. फाइन, तो इसलिए जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफिकल हिस्ट्री है वो वहीं पर ही ट्रैप्ड है. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड तिशानी दोशी विजिट एंटार्क्टिक? व्हाट डज शी से अबाउट गोंडवाना? तो एंटार्क्टिक क्यों जा गई तिशानी दोशी, और उन्होंने जो है गोंडवाना के बारे में क्या बताया है, ये बताना है हमें. तो तिशानी दोशी क्यों गई थी एंटार्क्टिक? एक स्टूडेंट्स ऑन आइस मिशन करके एक प्रोग्राम चलाया था जॉक फ्रीन ने. तो उन स्टूडेंट्स के साथ, हाई स्कूल स्टूडेंट्स के साथ तिशानी दोशी एंटार्क्टिक गई थी. और वहाँ जाकर उन्होंने क्या महसूस किया? ये तो है कि भी वो शी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, और साथ में शी ऑल्सो wanted the students to experience the real threat caused by global warming on this earth. So direct effect of that global warming, climate change can be observed there. So this was the purpose of Tishani Doshi's visit to Antarctic, and this is what she wants to explain to all of us, right? और साथ में what does she say about गोंडवाना? गोंडवाना के बारे में उसने क्या कहा ये भी आपको पता ही है कि गोंडवाना जो था वो एंटार्क्टिक के साथ ही उसी का ही एक पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो शिफ्ट होता चला गया. और फिर आज का जो प्रेजेंट वर्ल्ड है, हम वहाँ तक बहुत लंबे टाइम में, करोड़ों साल पहले लगातार ये प्रोसेसेस चलती रही और फिर हम फाइनली यहाँ तक पहुँचे हैं, राइट. लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डू पीपल गो टू एंटार्क्टिक? तो लोग जो है वो एंटार्क्टिक क्यों जाते हैं? तो देखिए, रिटायर्ड जो सेलिब्रिटीज़ थे या रिच पीपल जो थे वो तो इसलिए जाते थे घूमने के पर्पज़ के हिसाब से, लेकिन जॉफ ग्रीन जैसे लोग हैं जिन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया है. अब ऐसी बात नहीं है कि हम जो है बिल्कुल सेल्फिशली सोच रहे हैं, राइट. हम सोच रहे हैं सोसाइटी को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, और इसलिए जॉफ ग्रीन जैसे जो लोग हैं वो सोचते हैं कि क्यों ना स्टूडेंट्स को वहाँ पर लेकर जाया जाए और उनको महसूस कराई जाए वो सब चीज़ें जो कि हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है और हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को बचाने के लिए ज़रूरी है, राइट. तो आई थिंक कि आपको ये जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ बाय तिशानी दोशी, ये समझ आया होगा अच्छे से. आई होप यू लाइक्ड इट. Thanks a lot for watching. Thanks for paying your attention.